तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके बारे में भी आप टेंशन मत लेना, इसको भी हम लोग 0 लेवल से शुरू करेंगे और एग्जाम लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाकर के छोड़ देंगे, ताकि वहां पे भी आपको एटलीस्ट इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आए, अगर आपने अच्छे से पढ़े हो, कंसेप्ट को याद रखे हो और रेगुलर क्लास किए हो, तो आपको पक्का बनेंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करने से पहले आप लोग बताओ, हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन हम लोग उस हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1 होगा। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें आप लोग बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने, मैसेज करो न्यूट्रॉन कितने हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, ये मैसेज करो जल्दी। श्रेया ने सही आंसर भेजा है, सौरभ का आंसर सही है, मोहित का आंसर सही है, केतन का भी आंसर सही है, ओके, आशुतोष का भी आंसर सही है, शांतनु का आंसर, आधा आधा आंसर क्यों नहीं भेजा आपने, न्यूट्रॉन क्यों नहीं भेजा? मैम वो गलती से हो गया है, न्यूट्रॉन 0 था। 0 था, ओके। देखो सबने सही आंसर, जिन्होंने अभी तक आंसर भेजा सबने सही आंसर भेजा है। इलेक्ट्रॉन हमारा 1 है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है। इससे हमें क्या पता चलता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसा ये इकलौता एलिमेंट है जिनमें न्यूट्रॉन 0 है, और किसी एलिमेंट के पास न्यूट्रॉन 0 नहीं होता है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन 0 क्यों है, जबकि और ऐसा तो एक भी एलिमेंट नहीं है, एक आध दो और होना चाहिए था अगर ऐसा पॉसिबल है तो। हाँ, क्यों है ऐसा वाला? कोई आप लोगों में तेज नहीं है मेरे जैसे, किसी को नहीं पता? स्मॉल साइज, अच्छा, मास नंबर ही 1 है। मास 1 है, हाँ मास 1 है, तो वो तो सही है कि मास 1 है, और तो मास 1 है, ये बात सही है, लेकिन क्यों ऐसा है? अच्छा केटन, ड्यू टू सम रीजन। सौरभ ने कहा साइज स्मॉल है। बेटा साइज से फर्क, इलेक्ट्रॉन अगर कम ज्यादा होना साइज पे फर्क पड़ सकता है, अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन कम ज्यादा हो तो साइज पे उतनी फर्क नहीं पड़ती, क्योंकि वो एक छोटे से जगह में होते हैं, न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। बाकी साइज बड़ा छोटा होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा घटेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कारण नहीं। चलो ठीक है, अभी इसका आंसर आप लोग सोच के आना, ठीक है? कल आप लोग इसका आंसर, मतलब आज आप लोग सोचना और कल बताना इसका आंसर ऐसा क्यों है, ये ऐसा एक्सेप्शन क्यों है, ठीक है? अभी हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, आप लोग सोचना, देखते हैं कितने तेज हो और कौन कौन तेज है। सोचना क्यों यहाँ पे न्यूट्रॉन गायब है। ओके, चलो हम लोग अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। देखो बात है 380 से 400 BC की। ये कब का टाइम है, लगभग रामायण या महाभारत का टाइम रहा होगा, ठीक है? उस समय की, ये सतयुग या त्रेता युग, लगभग उस समय की बात है। मतलब बात तब की है जब हम लोग कॉपी किताब और बोर्ड पेन मार्कर से नहीं पढ़ते थे। महर्षि जी लोग होते थे, कान में या फिर बोल करके पढ़ते थे, कुछ भी बताते थे, साइंस भी पढ़ाते थे वो लोग, ऐसा नहीं है, उनकी भी विज्ञान होती थी। ये क्या बोलते, तीर बाण धनुष सीखने के अलावा भी, अस्त्र शस्त्र सीखने के अलावा भी उन साइंस वो भी पढ़ते थे, ठीक है? लेकिन वो लिख के नहीं पढ़ते थे हमारी तरह, गुरुजी बोलते थे। और रसायन शास्त्र मैम। हाँ, रसायन शास्त्र पढ़ते थे, वही
केमिस्ट्री में रसायन शास्त्र हो गया, हाँ ठीक है। तो उनके कान में पढ़ाया जाता था, राइट, मतलब बोल के पढ़ाया जाता था, लिखना नहीं रहता था। कुछ तो विद्याएं कान में फूंकी जाती थी, बोली जाती थी। उस समय की ये बात है जब किसी ने एटम के बारे में पहली बार बात किया। सोचो कितनी पुरानी बात है, लगभग महाभारत रामायण आसपास, उसी आसपास की है, ठीक है, बहुत पुरानी बात है ये। तो उस समय थे एक हमारे पास महर्षि जी, कन्नड़ नाम के, ओके, कन्नड़, आशीष, ओके। तो महर्षि कन्नड़ एंड एक और नाम इसके साथ में याद रखना, डेमोक्रेटस, डेमोक्रेटस। मैम वो तो कनाद है ना, जो गोल्ड काट काट के वो बताया तो जो एटम से मिलके बना होता है। आपकी नहीं आवाज समझ में आई क्या बोल रहे हो, बट थोड़ा सा फोकस करो अभी, फिर आपको जो मैम डाउट। वो कनाद जो अच्छा, थोड़ा सा आप फोकस करो अभी, पहले थोड़ा सा आप पढ़ लो, उसके बाद आपको जो भी डाउट है पूछ लेना। अभी थोड़ा सा मुझे पढ़ाना दो, ठीक है। ये महर्षि कन्नड़ हमारे हिंदी के थे और ये डेमोक्रेटस इंग्लिश वाले थे, ठीक है। ये इंग्लिश में पहली बार डेमोक्रेटस ने एटम के बारे में बात किया और हिंदी में कन्नड़ ने पहली बार एटम के बारे में बात किया। इन लोगों ने कही क्या थी, इन लोगों ने दोनों ने ही सेम ही बात कहा था। कन्नड़ साहब ने हिंदी में कहा था, इन्होंने डेमोक्रेटस ने इंग्लिश में कहा था। इन्होंने कहा था कि इफ वी कीप ऑन ब्रेकिंग अ मैटर, कोई भी मैटर हो चाहे, if we keep on breaking a matter, a point will come where the particle will be, आप कह सकते हो इंडिविजिबल या अनडिविजिबल, ओके, या अनडिवाइडेड। इंडिविजिबल, अनडिविजिबल और अनडिवाइडेड, क्या मतलब? इन्होंने कहा चाहे कोई भी एक मैटर ले लो, पेन ले लो, कॉपी ले लो, कोई भी दुनिया का एक मैटर ले लो, उसको आप तोड़ना शुरू करो। तो जब उसको तोड़ना शुरू करोगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां उस पॉइंट के बाद फर्दर उस पार्टिकल को आप नहीं तोड़ सकते हो। क्या आएगा? एक ऐसा पार्टिकल हम लोगों को मिलेगा जो क्या होगा, फर्दर अनडिविजिबल होगा, ओके, उसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसी पार्टिकल को कन्नड़ साहब ने क्या, महर्षि कन्नड़ ने क्या कहा, उन्होंने अपने ही नाम पे इसका नाम रखा कर्ण, ओके, कर्ण, कर्ण हिंदी में, ठीक है। और डेमोक्रेटियस ने, क्योंकि ये आपके इंग्लिश वाले साइंटिस्ट थे, तो इनका नाम इन्होंने इंग्लिश में रखा एटोमियो, एटोमियो, ओके। एटोमियो का मतलब होता है अनकटेबल, जिसको हम लोग फर्दर काट नहीं सकते हैं, अनकटेबल। इसी एटोमियो को शॉर्ट में करके फिर क्या नाम आया, एटम, ठीक है। तो इन लोगों ने उस समय साइंस में इस एटम के बारे में बात की थी, ठीक है। बट अभी जब आप लोग पढ़ोगे ना, तो इन्होंने जो ये बातें कही थी उसको उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है। बात यही है, क्यों नहीं दी जाती है, क्योंकि ये लोग रिटन में नहीं दिए थे। उस समय तो रिटन में पढ़ाई होती नहीं थी, तो इन लोगों ने ये बात कही थी, इनकी ये थ्योरी थी, लेकिन ये कहना था, कहीं पे इन्होंने लिख के नहीं दिया था कि हाँ ऐसा ऐसा बात है, इसलिए अभी इनके बात को इतने तजब्बो नहीं दी जाती है, ठीक है। तो अब इसके बाद आएंगे आपके हमारे ये 1800 ईस्वी के आसपास आ जाओ सीधे। अब उसके बाद
1800 ईस्वी में आए डाल्टन साहब, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स, एक सेकेंड, एटॉमिक थ्योरी। ओके, इसके बाद डाल्टन साहब ने एटम के बारे में बहुत कुछ कहना शुरू किया। फर्दर जाकर के आगे इनकी भी कुछ पॉइंट को रॉन्ग प्रूफ किया गया है, बट हाँ इन्होंने काफी हद तक बातें कही थी। इन्होंने ये बात भी कही जो कन्नड और डेमोक्रिटस ने कहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था, लिख के तो दिया नहीं था, बट डाल्टन ने कहने के साथ लिख करके दे दिया कि हाँ ऐसा ऐसा बात है। तो देखो इनका पहला पॉइंट क्या है, इन्होंने पहला पॉइंट कहा every matter which has mass and volume are made up of atom and called matter। ठीक है, या फिर कह सकते हो कि every matter consist atom। ठीक है, every matter consist एटम। ठीक है, अगर शॉर्ट में कहे तो इन्होंने कहा जितने भी ऐसे मैटर है जिनके पास मास और वॉल्यूम है, अगर मास और वॉल्यूम है तो ही तो वो मैटर भी है, तो वो क्या करेगा, एटम को कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो इनका ये पहला बात था, एवरी मैटर कंसिस्ट एटम्स। ठीक है, इन्होंने पहला बात यही कही कि एवरी मैटर कंसिस्ट एटम। कंसिस्ट एटम या मेड अप ऑफ एटम एक ही बात है, अगर उसके अंदर है तो वो उससे बना है। ठीक है, सेकेंड बात इन्होंने कहा, जैसे ये इन्होंने क्या कहा कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे हमें एटम जो मिलेगा उसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इसी बात को इन्होंने कह दिया और लिख के दे दिया। ठीक है, क्या कहा, एटम कैन नॉट बी, एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, फर्दर डिवाइडेड। ओके, एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते या काट नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, तीसरी बात इन्होंने कहा, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यानी अगर हमने रिएक्शन में 10 ऑक्सीजन लिया तो प्रोडक्ट में भी 10 ऑक्सीजन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रेसिपी में बीच में ही 5 ऑक्सीजन गायब हो गया, ऐसा नहीं होगा। जितने थे उतने ही रहेंगे, रिएक्टेंट में जितने थे प्रोडक्ट में उतने ही रहेंगे। ठीक है, ये बात इन्होंने कही। इसके बाद इन्होंने कहा, अगर सेम एलिमेंट का आप एटम लेते हो तो चाहे कितने भी एटम लो, अगर वो सेम एलिमेंट का है तो उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे आपके पास 10 ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, 10 एटम ऑक्सीजन है, आप उसमें कोई भी 2 ऑक्सीजन उठाओगे एटम तो उनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। ठीक है, तो इन्होंने कहा यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, प्रोटॉन सेम रहेगा, न्यूट्रॉन सेम रहेगा, स्टेट सेम रहेगा, सभी प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल सेम रहेगी। ठीक है, अगर वो सेम एलिमेंट का है तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज। इन्होंने ये बात कही, इसका अपोजिट भी कह दिया, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी कार्बन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती है, उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम नहीं हो सकते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट इन्होंने और कही, उसको भी आप लिख लो। देखो लास्ट पॉइंट इन्होंने क्या कहा,
कि हम लोग एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट को कंबाइन कर सकते हैं, बट फिक्स रेशियो में, ठीक है, फिक्स और सिंपल रेशियो में। अपने मन से नहीं कंबाइन कर सकते हैं, फिक्स है, पहले से ही फिक्स है कि किस रेशियो में आप कंबाइन करके वाटर बना सकते हो, किस रेशियो में कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने कहा एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ different element can obtain atom of different element, sorry, can combine but condition क्या है, in a fixed and simple ratio, in a fixed and simple ratio, ओके। तो ये बात डाल्टन साहब ने 1800 में आकर के कही, ठीक है। आगे हम लोग के इनके भी कुछ ड्रॉबैक पढ़ेंगे कि क्या क्या था। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अमन आनंद को कुछ इशू हो गया है, बेचारा बार बार ज्वाइन ठीक है। चलो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। अब देखो, अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा और आगे, बात करते हैं हम लोग 1898 से 1900 के बीच में, ठीक है। इस समय ये कब की बात है, 1898 1900 तब की बात है जब माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी वगैरह डिस्कवर कर दिया था। मतलब उस समय इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आ चुका था, ठीक है। उन्होंने एक ट्यूब लिया, उसमें एक कैथोड बनाया, एक इलेक्ट्रोड बनाया, ये सब करके कुछ एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाई थी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ठीक है। तो देखो, जब इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी थी उसके बाद की बात है, शाम का टाइम था, दो दोस्त लोग घूमने निकले और घूमते घूमते कहाँ पहुंचे, शाम का टाइम है तो वो लोग पहुंचे चर्च। माफ करना, मैं मंदिर भी बोल सकती थी, लेकिन वो लोग एक्चुअली में चर्च ही गए थे, इसलिए मुझे चर्च बोलना पड़ रहा है। उनके पास मंदिर नहीं थी, वो जा नहीं सकते थे। तो वो लोग घूमते घूमते पहुंचे चर्च, ठीक है। तो दो दोस्त में एक तो अच्छा भगवान का भक्त था और दूसरा दोस्त थोड़ा नास्तिक टाइप का, उसको गॉड पे भरोसा नहीं था, बट हाँ साइंस पे बहुत ट्रस्ट था, ठीक है। तो चर्च में बैठने के बाद एक दोस्त अपने क्या किया, प्रेयर में लीन हो गया। स्टोरी को अच्छे से समझो, आगे कनेक्शन है टॉपिक से, हमारे साइंस से। तो देखो, हाँ, एक प्रेयर में काफी अच्छे से लीन होकर के प्रेयर करने लगा और दूसरा दोस्त ऐसे बैठ गया, ठीक है, देख रहा था बैठ के दूसरे दोस्त को क्या कर रहा है, कैसा बेवकूफ है। तो उसी समय क्या हुआ, बहुत तेज तूफान आने लगा, आंधी आने लगी, बारिश आने लगा और तेज हवाएं चलने लगी, मौसम पूरा चेंज हो गया, ठीक है, और मौसम बहुत भयावह हो गया। तो चर्च के जो फादर थे, प्रीस्ट, वो निकल के आए और कहते हैं यहाँ जरूर कोई तुम लोगों में पापी बैठा है, इसी कारण से ऐसा हो रहा है, मौसम तुम लोग आए हो और सडनली चेंज होकर के ऐसा प्रकोप आ रहा है मौसम का, तुम लोगों में जरूर कोई पापी बैठा है। तो जो दोस्त नास्तिक थे, जो जाकर के ऐसे बैठ गए थे, वो जोर जोर से हंसने लगे, ठीक है। तो फादर ने कहा डांट के उनको, अरे तू हंस क्यों रहा है, जरूर तू ही पापी है, तेरे ही पाप के कारण ऐसा हो रहा है कि अभी इतनी तेज मुसीबत आ गई, इतने तेज तूफान आंधी आ रहा है और बारिश आ रहा है, मौसम सडनली चेंज हो गया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने फादर से कहा कि हाँ क्यों हंस रहे हो, जब पूछ के उन्होंने डांटा उनको, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो आ रहा है ये मेरे पाप के कारण नहीं आ रहा है, भगवान को इतना फुर्सत नहीं है कि वो मेरे पाप के कारण इस धरती पे एक इतना बड़ा तूफान भेजे, वो भी एक मेरे पाप के कारण। भगवान के पास और भी काम है, आप लोगों के पाप का भी हिसाब लेना भगवान का काम है, और भी बहुत काम देखना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो साइंस
के फेनोमेना के साइंटिफिक फेनोमेनन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ अमन, बोर्ड पे कुछ मत लिखो, स्टोरी पे फोकस करो, आप थोड़ा देर से आए इसलिए आपका फोकस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो देखो मैम इधर नेटवर्क प्रॉब्लम है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था, बार बार निकल रहे थे क्लास से। हाँ मैं देख रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आपको जरूर प्रोवाइड हो जाएगी आज, अगर आपको थोड़ी दिक्कत जा रही है तो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड हो जाएगी आज, आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग से, ओके, बट देख जरूर लेना, ओके। तो देखो फिर अब मैं बताती हूँ, वो जो दोस्त थे जिनको पापी बोल के हटाया गया, मतलब बताया गया कि आपके पाप के कारण हो रहा है, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो साइंटिफिक फेनोमेना के कारण ऐसा हो रहा है कि इतनी तेज बादल कड़क रहे हैं, बिजली चमक रही है और बारिश हो रहा है, ठीक है। तो फादर ने कहा ठीक है, अगर ये साइंस का फेनोमेना है तो प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। तो दोस्त का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, ओके, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये एक बड़े साइंटिस्ट थे, इसलिए ये क्रिश्चियन थे, इसलिए मैंने कहा कि ये चर्च गए थे, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, गूगल पे सर्च कर सकते हो इनके बारे में, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक काइट एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। कैसे किया? अगले दिन शाम में वो क्या किए, अपने एक असिस्टेंट के साथ उस इलाके का जो सबसे बड़ा चर्च था वहां गए, उसके टॉप फ्लोर पे चढ़े, उन्होंने एक काइट लिया। काइट में जो हम लोग लकड़ी का सपोर्ट देते हैं, आपने देखा अगर काइट उड़ाए हो तो, उसके जगह पे उन्होंने कॉपर वायर का सपोर्ट दिया, और धागे के साथ, काइट के धागे के साथ बहुत ही पतला कॉपर के वायर को भी उन्होंने रैप कर दिया था धागे में, ठीक है। और वो पतंग को उड़ाए उड़ाए उड़ाए, इतना उड़ाए कि वो जाकर के बादल के आसपास टकरा गया, ठीक है, बादल के आसपास वो पहुंच गया। यानी इतना ऊपर चला गया कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती, बादल कड़कते और बिजली उसमें से उत्पन्न होती, तो उस काइट में जो कॉपर वायर था उसके थ्रू, क्योंकि मैंने कहा धागे में भी वायर लगाया था, उससे आती अर्थ पे, ठीक है। और नीचे क्या किया उन्होंने, एंड के सिरे में एक बेल, घंटी बांध दी, ठीक है। तो उससे क्या होता, जब भी बादल कड़कता तो नीचे घंटी ट्रिंग ट्रिंग बजती, ओके। ये ऐसा ही नहीं है, ये हवा में नहीं है, आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो ये आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन काइट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो नीचे आकर के घंटी बज रहा था, क्योंकि देखो अब उस दिन भी शाम के टाइम में गए थे, और एक ऐसा तो नहीं है बारिश आया आंधी आया तो एक ही दिन में खत्म हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता है। उस दिन भी माहौल थोड़ा वैसे ही था, बहुत साफ सुथरा नहीं था, लेकिन हाँ उतना बुरा नहीं था जितना उसके पहले दिन था, काइट उड़ाया जा सकता था, ठीक है। तो उस दिन भी बिजली कड़की और घंटी बज रही थी उनकी। तो फिर उन्होंने कहा, फादर को बुला करके दिखाया, देखो प्रूफ हो गया ना कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यानी ऊपर जो हुआ वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ साइंस के फेनोमेना के कारण, तो यहाँ पे बेल भी बज रहा है। तो फादर ने कहा कि नहीं, मैं ये बात नहीं मानूंगा, तुम्हारी बात में इतना दम नहीं है, अगर एक बार बिजली गिरती है, फादर ने कहा भगवान के प्रकोप के कारण अगर एक बार बिजली गिरती है, अगर इंसान पे गिर जाए तो उसकी क्या बुरी हाल होती है, कंकाल भी बच जाए, अगर बहुत भयानक बिजली गिरी तो बड़ी बात है, अर्थ तक फट जाता है। और तुम कह रहे हो कि तुम आकाश से बिजली बुला रहे हो, और सिर्फ यहाँ एक छोटी सी बेल बज रही, हम लोग यहाँ आसपास में बैठे हैं और हमें कुछ नहीं हो रहा है, तो तुम ये ऐसे ही हवा में बात कर रहे हो, ये उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। बात थोड़ी जायज भी थी फादर की भी। अब सही बात है, अगर आप आकाश से बिजली बुला रहे हो तो फिर हम लोगों को करंट क्यों नहीं लग रहा, अगर हम लोग आसपास बैठ के देख रहे हैं तो सिर्फ वो क्यों बज रही है, क्योंकि आकाश में तो बहुत ही हाई वोल्टेज की बिजली होती है, ठीक है। अब देखो मैंने कहा स्टार्टिंग में कि चर्च में ये दो दोस्त लोग गए थे, ठीक है। तो दूसरे दोस्त, अभी उनको क्या हुआ, इतनी बेइज्जती भी नहीं देख सकते थे, उनको गॉड पे आस्था थी, वो गॉड के प्रकोप भी मानते थे, लेकिन वो भी थे साइंटिस्ट, ठीक है। तो वो इतनी बेइज्जती नहीं देख सकते थे अपने दोस्त बेंजामिन की। तो दूसरे दोस्त का नाम था जे थॉमसन, सर जे थॉमसन, लेकिन अभी फिलहाल जे थॉमसन, ओके। तो देखो जे थॉमसन ने क्या कहा, इन्होंने फादर से कहा कि आप बहुत बेइज्जती कर लिए मेरे फ्रेंड की, अब और मुझे बेइज्जती नहीं सुनना, रुको।
अगर ये आकाश की फेनोमेना है, मैं इसको अर्थ पे करके दिखाऊंगा। अर्थ पे भी मैं बिजली कड़का के, ऐसा जैसे ऊपर आकाश पे हो रहा बिजली कड़क रही है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं वैसा मैं अर्थ पे करके दिखाऊंगा। और अब आप मतलब आपको प्रूफ करूंगा कि जो वहां पे हो रहा है वो साइंस के वजह से हो रहा है, भगवान का प्रकोप नहीं। क्योंकि अगर भगवान का ही प्रकोप है तो जो भगवान कर रहे हैं वो इंसान तो कर नहीं सकता। अगर इंसान करे तो फिर इंसान भी भगवान है। तो फादर ने कहा ठीक है चलो आप प्रूफ करके दिखाओ। तो इसके लिए जे थॉमसन ने अपने लेबोरेटरी में गए और एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, क्योंकि अभी मीटिंग 1 मिनट में एंड होने वाली है। मैं आपको लिंक सेंड करती हूँ, आप दोबारा ज्वाइन करो। फिर हम लोग देखते हैं जे थॉमसन ने कैसे अपने दोस्त का पक्ष किया और उनका साथ दिया और प्रूफ किया कि हाँ जो हुआ वो साइंटिफिक फेनोमेना थी। मैम हाँ सर को बोल दीजिएगा थोड़ा फिर से एक बार लिंक भेज देने के लिए मेरे पे। अच्छा, आप सेम लिंक पे ज्वाइन कर सकते हो, मैं बोल देती हूँ वैसे, लेकिन आप सेम लिंक पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके ओके सेम लिंक से ठीक रहेगा। हाँ ठीक है।